हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में देखेंगे। जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कहा जाता है। और आज हम इसमें देखेंगे कि किसी भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कौन कौन सा मुख्य बिंदु है। साथ में ये देखेंगे कि भारत का क्या स्टांस है पूरे दुनिया को लेकर। साथ ही हम ये देखेंगे कि भारत किसी भी देश के साथ रिश्ता बनाने के लिए या फिर उसके साथ साझे संबंध अच्छा होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। जिसमें कि सबसे पहला आता है महत्वपूर्ण, अगर हम देखें तो जिसमें है राष्ट्रीय हित के बारे में, जिसे नेशनल इंटरेस्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज़ कार्य कर रहे हैं जिसमें कि ये दो कंट्री है और एक तीसरा कंट्री है। जैसे कि अगर ये देश बी देश और ये सी है, अगर ये देश का हित और बी देश का हित अगर दोनों के साथ मैच कर रहा है तो ए और दो के साथ रिश्ता मतलब संबंध अच्छा होगा ही, ये आवश्यक है। साथ ही अगर जैसे ए का भी अगर दुश्मन जैसे सी है, साथ में बी का भी दुश्मन सी है, तो भी ए और बी के बीच में रिश्ता अच्छा होगा। और अगर जैसे ए के लिए कोई बात अच्छा है जो कि बी के द्वारा किया जा सकता है या फिर बी के साथ रहकर उसका फ़ायदा होगा, तो बी के साथ भी रिलेशन अच्छा होगा। साथ में दूसरे पॉइंट की बात करें तो हम होगा उसमें सामरिक हित। सामरिक हित का मतलब होता है जैसे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। स्ट्रैटेजिक हित का मतलब होता है कि ऐसा फ़ायदा या फिर ऐसा लाभ जो कि इसके साथ किसी और इस ये कंट्री बी के साथ रिलेशन रखने के बाद उसके साथ फ़ायदा हो, तो एक तरीके से इसे सामरिक हित बोल सकते हैं। वहीं तीसरे की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर होगा। आगे थर्ड हम की बात करें, फोर्थ की बात करें तो जिसमें होगा कि भौगोलिक कारक। अगर कोई देश अगर अपनी आकृति से विशाल है या फिर बहुत बड़ा आकृति है तो वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों में जो कि आगे होगा, जनसंख्या में होगा आगे, भौगोलिक चीज़ में जैसे कि अर्थ मिनरल के बारे में बात हो गया तो उसमें आगे होगा। साथ ही साथ उसके साथ अगर बड़ा सीमा होगा तो उसके साथ चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा कि अपने आज सभी क्षेत्रों को सुरक्षित रख पाए। साथ में आज के दौर में जहाँ पे एआई का ज़माना आ चुका है, वैसे ज़माने में साइबर सुरक्षा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हो गया है। इसी के साथ जिसमें रक्षा सामग्री हो गया, क्योंकि आज जैसा कि देख रहे हैं पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहता है। तो इन सभी को देखते हुए यह कहना सही होगा कि आज के दौर में रक्षा सामग्री भी बेहद इम्पोर्टेंट है, या फिर ये जिसके साथ भी ये इस चीज़ का व्यापार चल रहा हो, जैसे रशिया के साथ हो गया, फ्रांस के साथ हो गया, इजराइल के साथ हो गया, तो उसके साथ हमारा संबंध अच्छा रहेगा ही रहेगा। साथ में अगर हम अगले टॉपिक पॉइंट की बात करें तो जिसमें कि सूचना की साझेदारी। सूचना की साझेदारी से यहाँ पे ये मतलब है कि जिसे बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि जैसे 1999 में जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ तो उस टाइम अमेरिका भारत को सूचना नहीं दे रहा था, जैसे कि जो भी कहाँ पे सेनाएं है या फिर कहाँ पे क्या है, सूचना इन द सेंस इसका मतलब है कि सैटेलाइट से रिलेटेड या फिर मैप वगैरह इन सब चीज़ों से आप मान सकते हो। तो इसे होता है सूचना की साझेदारी। या फिर कहीं ऐसा हो गया कि जैसे हमने किसी अपराधी को इंटरनेशनल क्रिमिनल बना रखा है या फिर कोई और देश बना रखा है उसको, तो आपस में दोनों एक मिलजुल कर काम करें और इसके ऊपर ये सूचना की साझेदारी हो गया। रक्षा सामग्री की बात करें तो इसमें डिफेंस इक्विपमेंट की बात है, जो कि एक दूसरे के साथ अगर किसी देश के साथ हमारा रिलेशन सही होगा तभी हम उस स्थिति में रक्षा सामग्री के साथ उसके साथ व्यापार हो पाएगा। आगे हम देखते हैं कि जिसमें और क्या महत्वपूर्ण है, जिसमें रक्षा हित की बात हो सकती होगी। इसमें डिफेंस इंटरेस्ट की बात है, जिसके अंदर
साझे सैनिक अभ्यास, अगर हमारा किसी भी देश के साथ रिलेशन सही है तभी हम उसके साथ हमारा सैनिक अभ्यास होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण होता है, और इंडिया और ये फ्रांस के बीच में गरुड़ होता है, शक्ति होता है। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जिसमें कि अजय वॉरियर हो गया। जिससे ये साझे सैनिक अभ्यास उसी देश के साथ हो सकता है जिसके साथ हमारा की रिलेशन बढ़िया होगा। जैसे वहीं हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ इंदिरा नाम का एक्सरसाइज होता है। वहीं हम वियतनाम के साथ करें तो बिन बैक्स नाम का एक्सरसाइज होता है। फ्रांस के साथ कई प्रकार का होता है, जैसे गरुड़ हो गया, शक्ति हो गया, वरुणा हो गया। ये सभी साझे सैनिक अभ्यास है। अगर किसी देश के साथ हमारा रिलेशन सही होगा तो ही उसके साथ हमारा साझे सैनिक अभ्यास हो सकता है। साझे हित में अगले टॉपिक पे बात करें तो जिसमें क्या हुआ, अधिकारियों का आदान प्रदान के बारे में। इसके अंदर ये होता है कि किसी भी देश का, जैसे कोई अगर बड़े अधिकारी हो गए, जैसे ट्रेनिंग के चक्कर में, जैसे कि बहुत सारे देश, नेपाल हो गया, वहीं अन्य देश जैसे श्रीलंका हो गया, जापान हो गया, बहुत सारे ऐसा देश होता है कि जहाँ की सेना के प्रमुख आकर यहाँ पे भारत में आकर, या फिर भारत की सेना कई दूसरे देश में जाकर वहाँ के वॉर टैक्टिक्स के बारे में जानते हैं। जैसे फ्रांस हो गया, रूस हो गया, इन सभी देशों में जाकर अधिकारियों का आदान प्रदान होता है। अगर ये एक तरीके से भरोसा होता है, उसी के ऊपर ये किया जाता है। अगर भरोसा ना हो तो वो देश किसी और के देश में क्यों जाएगा। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अधिकारियों का आदान प्रदान के लिए उस देश के साथ भारत का संबंध अच्छा हो। साथ साथ में अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो जिसमें होगा कि सैन्य सामग्री का आयात। जैसे आप तभी अपने घर के किसी चीज़ ऐसे जानकारी जो आपके घर के सुरक्षा को लेकर है, आप वो जानकारी उसी के साथ शेयर करेंगे जिसके ऊपर आपका भरोसा होगा। जैसे अगर आपके बगल वाला होगा, कहीं कोई भी होगा, आप उसी के साथ ऐसा चीज़ शेयर करेंगे जहाँ की भरोसा हो। जैसे इंडिया चाइना के साथ भले ही व्यापार करता है, लेकिन वो सैन्य सामग्री के अलावा अन्य चीज़ का व्यापार करता है। वहीं रूस की बात करें तो रूस के साथ हमारा सैनिक व्यापार भी होता है। S-400 जो होगा कि डिफेंस सिस्टम हो गया। वहीं हम इसराइल की बात करें तो इसराइल के साथ बहुत सारे ऐसे गन वगैरह, वेपन वगैरह इसराइल के साथ किया जाता है। वहीं आगे फ्रांस के साथ हम बात करें तो फ्रांस के साथ राफेल जो है फ्रांस के साथ डील किया है। तो सैन्य सामग्री का आयात का मतलब है कि आप किसी देश के ऊपर निर्भर है, मतलब या फिर उसके ऊपर भरोसा है, तभी आप ऐसे चीज़ का आयात कर पाएंगे। अगर नहीं उसके ऊपर भरोसा होगा तो आप नहीं कर पाए। और ये सभी चीज़ किसी इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किसी देश के लिए बेहद आवश्यक चीज़ें हैं, जिसके ऊपर कि कार्य करते हुए उस देश के साथ अच्छा व्यापार हो सकता है। अगला होगा रक्षा उत्पादन का। जैसे कि हम लोगों ने आप ही मतलब पढ़ा होगा या फिर न्यूज़ में सुना होगा कि रशिया के साथ भारत जो ये ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस इंडिया और रशिया मिलकर बनाया है। मतलब कि इंडिया और रशिया का दोनों साझा है। तो अगर वही हम रक्षा उत्पादन की बात करें तो जब तक किसी देश के साथ अगर सही रिलेशन नहीं होगा तो रक्षा उत्पादन में एक दूसरे के साथ साझेदारी नहीं बनेगा। अगर किसी देश के साथ साझेदारी सही है तभी वो उसके साथ रिलेशन अच्छा है। वहीं आगे जैसे कि Su-57 के बारे में बात हो रहा है कि ये रशिया के साथ इंडिया परचेज़ करेगा, इंडिया। तो इसमें ऐसा रशिया बोल रहा है कि हम इसका जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को देंगे साथ साथ। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर रशिया ट्रस्टेबल नहीं होता तो फिर ऐसा रशिया हमें ना देता, या फिर हम रशिया से ऐसे चीज़ों का नहीं खरीदते हैं जो कि हमारे रक्षा से रिलेटेड है। साथ में अगले अगर हम बात करें तो जिसमें कि आर्थिक हित भी है, जिसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसमें आयात हो गया, निर्यात हो गया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो गया, जिसमें कि तेल, गैसों एवं अन्य मिनरल का आयात हो गया, जिसे मुक्त व्यापार समझौता हो गया। ये सभी इकोनॉमिक का पार्ट होता है। जैसे हाल ही में हमारा ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अगर हमारा ब्रिटेन के साथ रिलेशन सही है तभी उसके साथ हो पा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर अन्य देश के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, चाइना के साथ चाहे या फिर किसी और कंट्री के साथ।
जिसके साथ हमारा हित नहीं मैच कर रहा है उसके साथ ये सब नहीं होगा। उसके साथ जैसे कि हमारा पाकिस्तान के साथ समस्या चलते रहता है, उसके साथ ना ही आयात होता है ना ही निर्यात होता है। वहीं चाइना के साथ जब जब अभी गलवान क्लैश के बाद से करीब 4 सालों तक ना ही एक दूसरे के फ्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी इंडिया और चाइना मिलकर, लेकिन हाल ही में दोबारा से इसे बहाल किया जा रहा है। तो वही ट्रस्ट का खेल है यहाँ पे भी। साथ में तेल गैस का आयात की बात करें, जैसे आज के दौर में रशिया में तेल सस्ता तेल दे रहा है तो हम रशिया से तेल ले रहे हैं। अगर हमें ईरान सस्ता तेल देगा ईरान से लेंगे, यूएसए देगा यूएसए से खरीदेंगे, वेनेजुएला देगा वेनेजुएला से लेंगे। साथ में गैस की बात है जो हमारे पूर्ति को पूरा करे, उसके साथ व्यापारिक हित होगा और व्यापारिक संबंध आगे बढ़ेगा, तो उसके साथ और भी अलग दूसरे रिलेशन में भी आगे बढ़ेगा। आगे हम देखते हैं जिसमें कि और राजनीतिक संबंध, राजनीतिक कुछ कारक भी होते हैं। जैसे कि अगर कोई देश लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक देश वो लोकतंत्र का ही सपोर्ट करेगा। जैसे यहीं पे अगर देख ले यूएसए लोकतांत्रिक है, भारत एक तरीके से रशिया भी लोकतांत्रिक है, चाइना भी लोकतांत्रिक है, लेकिन उतना खुलकर लोकतांत्रिक नहीं है। वो लोकतंत्र में निचले पायदान पे आते हैं। जैसे ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत सारे ऐसे कंट्री है, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, ये सभी देश लोकतांत्रिक है। इस वजह से आपसी हित मिलते हैं, मतलब कि विचारधारा मैच करती है। वहीं अगर हम रूस की बात करें, चीन की बात करें, नॉर्थ कोरिया की बात करें, तो ये सभी देश वैसे हैं जिनका, वेनेजुएला की बात करें तो ये सभी देश ऐसा है जो कि यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे साम्यवाद का ज़्यादा प्रभाव है। यहीं इन सब चीज़ों पे लोकतंत्र का प्रभाव ज़्यादा है। तो जिसके साथ राजनीतिक हित मिलेगा उसके साथ हमारा रिलेशन भी सही होगा। और एक राजनीतिक कारण है हमारा कश्मीर मुद्दा। जैसे अगर हमारा कश्मीर मुद्दे पे जो भी देश हमारे साथ आएगा उसके साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा। तुर्की नहीं आता है तो तुर्की के साथ रिलेशन सही नहीं होता है। रशिया हमारे साथ कश्मीर मुद्दे पे प्रॉपर आता है, रशिया के साथ हमारा रिलेशन सही होता है। चाइना कश्मीर मुद्दे पे नहीं आता है तो चाइना के साथ रिलेशन हमारा ख़राब है। वहीं इजराइल जो होता है वो पूरे सपोर्ट करता है। कश्मीर मुद्दा वो है कि जैसे ये हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, इस जम्मू कश्मीर में क्षेत्र में ये वाला भाग इसको अक्साई चीन बोलते हैं, और इसके ये अक्साई चीन इसको बोलते हैं, और इसे पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यही कश्मीर मुद्दा है। ये भारत 1947 में आज़ादी के टाइम में ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लिया। और 1962 के वॉर में 1962 के वॉर में ये अक्साई चीन को चीन ने कब्जा कर लिया। तो इसमें ऐसा, और भारत के पास इतना ही क्षेत्र है। तो इसमें यह है कि यही कश्मीर मुद्दा है जो कि जिसके ऊपर अगर भारत साथ देगा, भारत कहना क्या है, भारत का है कि जो भी देश कश्मीर मुद्दे पे हमारे साथ देगा वो पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा मानेगा, उसी के साथ हमारा रिलेशन सही होगा। तुर्की नहीं मानता है, तुर्की के साथ रिलेशन सही नहीं है। चाइना ऐसा भी नहीं मानता तो चाइना के साथ, चाइना बशर्ते, और हमारे भारत जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी अपना वो दावा करता है, तो चाइना के साथ नहीं होगा रिश्ता सही। और इसमें देखते हैं कि यूएनओ की स्थापना देखते हैं, जिसमें कि यूएनओ की स्थापना में भारत एक सदस्य राष्ट्र रहा है। भारत ने हमेशा यूएनओ की बातों को पालना किया है, जैसे कि समुद्री कानून हो गया, यूएन के जितने भी लॉज हो गए उन सब चीज़ों का सभी का पालन करता है भारत। और ऐसा है कि जैसे रशिया हो गया सब इसके बात को पालन नहीं करता है, मतलब बहुत बार। नॉर्थ कोरिया हो गया नहीं पालन करता है, वही चाइना हो गया बहुत बार नहीं पालन करता है। तो ये कहना है कि अगर यूएन का सपोर्ट कर रहा है तो भारत एक अच्छा देश है, और जो देश यूएन के बातों को मानेंगे उसका भारत के साथ रिलेशन अच्छा होगा, ये आम सी बात है। साथ में हमने देखा था कि भारत आतंकवाद से बहुत ही ज़्यादा आतंकवाद से ग्रसित राज्य है हमारा। तो भारत का आतंकवाद पर जो भी देश समर्थन करेगा उस देश के साथ भी अच्छा रिलेशन रहेगा। जैसे कि
जब जब भारत में आतंकी घटनाएं ऐसा होता है तब तब इजराइल सबसे पहले आता है वो बोलने के लिए कि हम भी भारत की तरह ही आतंकवाद से ग्रसित हैं। रशिया भी हमारा सपोर्ट करता है, बाकी अन्य कंट्री, यूएस भी सपोर्ट करता है कभी कभी, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सभी देश, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी देश जो कि वो भारत के आतंकवाद के मुद्दे पे समर्थन करते हैं। जैसा हम पीछे बहुत न्यूज़ में आप देखते रहते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो गया, या फिर दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, फिर अन्य जगह पे मुंबई हमला हो गया। तो ऐसे मुद्दे पे अगर भारत का कोई समर्थन कर रहा है तो उसके साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा, ये आम सी बात है। साथ में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जैसे कि क्वाड हो गया, यूएन हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, इन सब पर भारत का कैसा पकड़ है या फिर भारत का समर्थन कौन करता है, ये सभी चीज़ों को भी देखा जाता है। जिसमें कि यूएन हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, क्वाड हो गया, I2U2 हो गया, ये सभी वैसे इंटरनेशनल मंच है, या फिर बोल सकते हैं एक तरीके से भारत का पहुंच कैसा है, या फिर भारत के साथ कितने देश हैं जो कि इन मंचों को साझा करते हैं। जो भी देश आगे रहेगा उन सभी के देशों के साथ इसके ग्रुप मेंबर भी जितने भी कंट्री होंगे उसके साथ रिलेशन अच्छा हो। तो यही कहा गया इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन कौन कौन सा देश करता है, या फिर भारत का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। साथ में इसमें एक सांस्कृतिक संबंध भी है। जैसे कि सांस्कृतिक संबंध का मतलब है कि त्योहारों का आयोजन हो गया, जिसमें कौन कौन से, जैसे भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाया जाता है, साथ दिवाली हो गया, होली हो गया। आज के दौर में भारत में जो भी त्यौहार मनाया जाता है वो विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। तो इसमें बोल सकते हैं कि त्योहारों का आयोजन क्या हो गया। साथ ही हम इसमें अध्ययन केंद्र की बात करते हैं, जो कि ऐसा तो नहीं है कि जो कि सरकार द्वारा ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है, या फिर लोगों को पढ़ने की आज़ादी है, लोगों को सारी चीज़ करने की आज़ादी है, अपने धर्म के पालन करने की आज़ादी है, मानवता की बात करते हैं लोग, वही हो गए हैं। साथ में आज जिस प्रकार से भारत ने अपने योग को आगे बढ़ाया है, पूरे विश्व ने इसका बढ़ चढ़कर तारीफ़ किया है और इसमें विश्व ने भाग लिया है। तो ये कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक रूप में भारत की तरफ से योग भी एक महत्वपूर्ण चीज़ रहा है। आप इन सब बातों के, अगर कोई भी एग्ज़ाम में आता है तो आप इन सब बातों को लिख सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर सही हो जाए, मतलब अच्छा हो जाए। साथ में हम आगे भू राजनीतिक कारण के बारे में भी चर्चा करते हैं, जो कि भू राजनीतिक कारक, जिसमें क्या होता है कि भौगोलिक कारक विदेशी को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि भारत आज एक विशाल देश है, पूरे विश्व के 7वां सबसे बड़ा लैंड के रूप में देश है। भारत हर 4th-5th GDP वाला देश है। भारत के अंदर निवेश करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब सोर्स है यहाँ पे इंडिया में। साथ में है कि भारत नंबर 1 जनसंख्या वाला देश है, तो आराम से यहाँ से लोग मिल सकते हैं काम के लिए या फिर किसी अन्य चीज़ों के लिए। तो ऐसा कहना हुआ कि अगर भारत जैसे अगर विशाल देश है तो भारत के पास कारक भी वैसे हैं, जिसमें कि आकार हो गया, अवस्थिति की बात हो गई, लोकेशन, जैसे भारत कहाँ पे। भारत ऐसा नहीं है कि भारत एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री वो होता है जिसका कि किसी अन्य देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जैसा कि ये भारत हो गया, ये भारत के एक तरफ हिंद महासागर है, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो भारत 7 से 8 राज्यों के साथ, 7 से 8 देशों के साथ सीमा भी साझा करता है। भारत का लगभग इतना लंबा कोस्टल लाइन एरिया भी है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार 11,000 किलोमीटर ये जो एरिया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि भारत आज पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। और ऐसा है कि भारत का सभी देशों के साथ रिश्ता, कुछ देशों को अगर छोड़ दें, जैसे 10% अगर देशों को छोड़ दें तो भारत का 90% देशों के साथ रिलेशन अच्छा ही है। आकार, अवस्थिति, ऊंचाई की मैंने बात कर ली। साथ में हम भारत के दृष्टि से अगर देखें तो भारत के लिए खतरा क्या है। जो भी इसमें देश साथ देगा भारत का, उसके साथ भारत का रिलेशन अच्छा हो। चीन फैक्टर एक हो गया, पाकिस्तान फैक्टर हो गया। चीन के मुद्दे पे भारत का साथ देगा, उसके साथ रिलेशन सही होगा। जैसे चीन के साथ, चीन में जैसे क्वाड है, क्वाड में ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया।
चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया है। तो इसमें ऐसा है कि जितने भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इंडिया, इन सभी देशों के साथ भारत का रिलेशन अच्छा होगा। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जहाँ पे इसराइल के केस में पाकिस्तान ऐसा बोलता है कि ये वीज़ा जो है सब देश के लिए मान्य है एक्सेप्ट इसराइल। और इसराइल के साथ अगर पाकिस्तान का दुश्मन का रिलेशन है तो हमारा भारत के साथ इसराइल का रिलेशन अच्छा हो ही जाएगा। अब वहीं इसराइल की बात करें तो इसराइल भी आतंकवाद से ग्रसित है। इसराइल ईरान में चलते रहता है। ईरान जो है कि पाकिस्तान ईरान का साथ देता है। और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, पाकिस्तान के पास ही एक न्यूक्लियर पावर देश है। तो ऐसा कहना है वो हो सकता है कि जैसे अगर पाकिस्तान में कभी भी सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन या फिर ईरान से लेकर इन सभी देशों के साथ कभी युद्ध होता है तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। और इसलिए पाकिस्तान उसका साथ देगा तो हमारा इसराइल के साथ रिलेशन सही है। साथ में जितने भी ब्रिक्स में कंट्री हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन सब देशों के साथ अगर चाइना को हम छोड़ दें, अगर कुछ विवादों को लेकर छोड़ दें तो सभी देशों के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है। रशिया के साथ रिलेशन अच्छा है, ब्राज़ील के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, साउथ अफ्रीका के साथ हमारा सही है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है या फिर क्या क्या ज़रूरी है, जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया है। तो आपका अगर कभी भी आंसर लिखने का आता है तो आप इन सब चीज़ों को दे सकते हैं। जैसे कि उसमें आप आंसर में लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए राष्ट्र बचना चाहिए। इसके लिए किसी भी जैसे दोस्ती हो उससे दुश्मनी हो सकता है। साथ में सामरिक हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, भौगोलिक कारक, साइबर सुरक्षा, साझा सामग्री, सूचना का साझेदारी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक देश किसी दूसरे के देश के साथ रिलेशन के लिए। सेम ऐसा भारत के साथ भी है। रक्षा हित, सैनिक अभ्यास, बाकी हमने सारा चीज़ डिटेल्स में तो कर ही दिया है, बता ही दिया आपको। तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने आंसर को बखूबी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं हम किसी अन्य टॉपिक के साथ, इंटरनेशनल सीरीज़ में, मतलब किसी अन्य देश के साथ। फ़िलहाल के लिए जय हिंद, थैंक यू।